तो हम लोग पिछले क्लासेस में सेल वॉल तक पढ़ चुके थे, सेल मेम्ब्रेन पढ़े थे, सेल वॉल पढ़े थे। ठीक है, आपको डिजिटल नोट्स भी भेजा गया था, देखे थे, लिंक भेजे थे तो डाउनलोड किए थे। सारा नोट्स को डाउनलोड करके रखते जाओ, डिजिटल वाला। ठीक है, उसको लास्ट में पीडीएफ बनाएंगे और पीडीएफ बना के आपको सबमिट कर दिया जाएगा। ठीक है, दे दिया जाएगा, डिजिटल नोट्स भी हो जाएगा और यहाँ पे तो हैंड रिटन नोट्स चल ही रहा है। तो आगे बढ़ सकते हैं। आज की क्लासेज में हम लोग पढ़ेंगे एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम। ठीक है, जो आपको देखने लगा सर इतना बड़ा है, कैसे खत्म होगा, देखो तो अगले क्लास में चैप्टर क्लोज हो जाएगा। तो हम लोग आज पढ़ने वाले हैं एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम। एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम मतलब ये ऐसे कुछ हमारे सेल के अंदर सेल ऑर्गेनेल्स पाए जाते हैं। कुछ ऐसे सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं जिनके फंक्शन क्या है, कोऑर्डिनेटेड है, मतलब एक दूसरे से क्या है, मिलते जुलते हैं। ठीक है, एक दूसरे से कोऑर्डिनेटेड मैनर में काम करेंगे। जैसे कि हम पढ़ा रहे हैं तो आप पढ़ के आ रहे हैं, फिर आप पढ़ के आ रहे हैं, फिर हम पढ़ा रहे हैं, कोऑर्डिनेटेड मैनर में। यहाँ एक सिस्टमेटिक वे में काम चल रहा है। सबसे पहले बायोलॉजी क्लास चलेगी, फिर फिजिक्स क्लास चलेगी, ठीक है, फिर केमिस्ट्री क्लास चलेगी। तो एक कोऑर्डिनेटेड मैनर में है ना, फिजिक्स के बाद ही बायो के बाद ही फिजिक्स के बाद ही केमिस्ट्री क्लासेस होगी। क्लियर है? तो ये एक कोऑर्डिनेटेड मैनर में। उसी तरीके से हमारे सेल के अंदर कुछ ऑर्गेनेल्स हैं जो फंक्शनली क्या है, कोऑर्डिनेटेड है। ठीक है, सम सेल ऑर्गेनेल्स आर फंक्शनली some cell organelles are functionally coordinated, मतलब उन सब का काम एक दूसरे से मिलता जुलता रहेगा। ठीक है, और ये सेल ऑर्गेनेल्स क्या है? दिस सेल ऑर्गेनेल्स आर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, क्लियर है? दिस सेल ऑर्गेनेल्स आर गोल्जी बॉडी या इसे गोल्जी कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। दिस सेल ऑर्गेनेल्स आर लाइसोसोम्स। ठीक है, दिस सेल ऑर्गेनेल्स आर वैक्यूल। ठीक है, वैक्यूल ही है। आप देखिए यहाँ पे आपके एनसीईआरटी में मेंशन किया गया है, ये देखिए आपको दिस सेल ऑर्गेनेल्स आर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी बॉडी एंड लाइसोसोम्स एंड वैक्यूल्स। ये सब फंक्शनली क्या है, कोऑर्डिनेटेड है, एक दूसरे से मिलते जुलते हैं। इनका फंक्शन ना एक के बाद एक इनका फंक्शन है, इसलिए इसको बोलते हैं सेल ऑर्गेनेल्स ऑफ एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम। ये एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम के पार्ट है। क्लियर है? अब यहाँ पे ही मैं इसका कुछ फंक्शन लिख देते हैं। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को देखेंगे तो कैसे होता है, नेटवर्क लाइक है, नेटवर्क लाइक है। और नाम है एंडो मेम्ब्रेन, अंदर मेम्ब्रेन के अंदर पाए जा रहे कुछ सिस्टम है। सिस्टम मतलब क्या, एक सिस्टम मतलब कोऑर्डिनेटेड वे में काम करती है। इंस्पायर एकेडमी एक सिस्टम में काम कर रही है ना, हर टीचर एक सिस्टम में बंधे हुए हैं। उसी तरीके से सेल के अंदर एंडो मतलब अंदर, मेम्ब्रेन के अंदर है, सेल अंदर है क्या, एक सिस्टम है। सिस्टम किसका है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का, गोल्जी बॉडी का, लाइसोसोम्स का एंड वैक्यूल्स का। इनके फंक्शन एक दूसरे से क्या है, कोऑर्डिनेटेड है। क्लियर है? सबके पास खुद की अपनी मेम्ब्रेन है। क्लियर है? सब मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स हैं। फिर नेटवर्क लाइक है। और ये देखिए कैसे अरेंज होता है, ये देख रहे हैं ना, दिस इज एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब एंडोप्लाज्मिक, ये मान लो ये ऐसा देखो, दिस इज द सेल और सेल के अंदर न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस के आउटर मेम्ब्रेन से ऐसे स्ट्रक्चर बनाया गया था बहुत पहले, याद आ रहा है? बेसिक पढ़ा रहे थे सेल का। तो ये देखिए, ये जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है पूरे साइटोप्लाज्म को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, एक अंदर वाला पार्ट और एक बाहर वाला पार्ट। तो ऐसा एरिया साइटोप्लाज्म का जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर, उसे क्या बोलेंगे, ल्यूमिनल पार्ट। क्या बोलेंगे? और जो बाहर वाला उसे क्या बोलेंगे, एक्स्ट्रा ल्यूमिनल पार्ट बोलेंगे। क्लियर है? एनसीईआरटी में लिखा हुआ है। तो ये क्या है, ल्यूमिनल पार्ट है, ल्यूमेन है। और ये क्या है जो बाहर, एक्स्ट्रा लुमिनल पार्ट। क्लियर है?
कोई डाउट है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के सरफेस पे कुछ बैठा हुआ रहेगा, ऐसा ऐसा। तो ऐसा 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 एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का ऐसा सरफेस, ऐसा पार्ट जहां पे कुछ ये डेंस लाइक स्ट्रक्चर बैठे हुए हैं, जिसको बोलते हैं राइबोसोम। स्पेरिकल स्ट्रक्चर्स हैं, नॉन मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर है ना, पढ़ा दिया गया राइबोसोम। तो ऐसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को बोलते हैं RER, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और ऐसा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जिसके ऊपर ये राइबोसोम प्रेजेंट नहीं है, उसे क्या बोलेंगे? SER। क्लियर है? कोई डाउट है? ये लिखने का हो सकता है डिटेल में, RER को SER को पढ़ाया गया पहले भी क्लास 8 और 9th में, 10th में। तो RER रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आपको पढ़ाया गया था। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या करता है? प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करता है, क्योंकि इसके पास क्या है? राइबोसोम है। राइबोसोम है तो किसमें हेल्प करेगा? हेल्प इन प्रोटीन सिंथेसिस। क्लियर है? SER किसमें हेल्प करता है? नाम है S, स्मूथ। नाम है स्टेरॉइड, S से स्टेरॉइड भी होता है, लिपिड भी होता है। तो ये स्टेरॉइडल हार्मोन एंड लिपिड सिंथेसिस में हेल्प करता है। मैं हार्मोन स्टेरॉइड्स लिख सकते हैं डायरेक्ट, स्टेरॉइडल स्टेरॉइड्स ऑब्लिक लिपिड सिंथेसिस में हेल्प करता है। क्लियर है? कोई डाउट है? इसके अलावा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में सिक्रीशन करने में भी हेल्प करता है। सिक्रीशन मतलब क्या? कुछ चीजें आएंगी यहाँ से और पाउच के रूप में निकल जाएगी, वैक्यूल के फॉर्म में यहाँ से बाहर की तरफ सिक्रीट हो जाएगी। देखिए ऐसे अभी पिक्चर बनाएंगे तो यहाँ पे क्या ऐसा पाउच का फॉर्मेशन होगा, और फर्दर आप क्या देखिएगा, इस तरीके से ये पाउच बाहर निकल गया, तो इसको क्या बोलेंगे? सिक्रीशन बोलेंगे। तो ये सिंथेसिस में भी हेल्प करते हैं, सिक्रीशन में भी हेल्प करते हैं। तो फंक्शन लिख सकते हैं इसका, फंक्शन प्रोटीन सिंथेसिस, स्टेरॉइडल या लिपिड सिंथेसिस एंड सिक्रीशन। और इसके अलावा ये ग्लाइकोजेन सिंथेसिस में भी हेल्प करता है। कहाँ लिखा गया है? NCERT के समरी में लिखा गया है। हर जगह से आपको एक लाइन छोड़ा नहीं जाएगा। देखिए यहाँ देखेंगे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, यहाँ देखिए एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम सिंथेसाइज ऑफ प्रोटीन, लाइपोप्रोटीन, लाइपो मतलब लिपिड, प्रोटीन मतलब प्रोटीन, एंड ग्लाइकोजेन लिखा है ना। तो यहाँ बच्चे ये सब नहीं पढ़ते हैं, बच्चे छोड़ देते हैं। तो ये देखिए आपको लिखा दिया, सिक्रीशन में, ग्लाइकोजेन सिंथेसिस में भी आपका ये हेल्प करता है। कौन? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्लियर है? अब गोल्जी बॉडी की चर्चा करेंगे तो इसका नाम दिया गया था ऑन द बेसिस ऑफ साइंटिस्ट कॉल्ड कैमिलो गोल्गी। ठीक है? कैमिलो गोल्गी ने इसके बारे में बताया था। इसका नाम क्या है? इसका गोल्जी बॉडी है, कैमिलो गोल्जी। क्लियर है? अब गोल्जी बॉडी क्या है? गोल्जी बॉडी डिस्क शेप का होता है, डिस्क शेप फ्लैटेंड स्ट्रक्चर है। ठीक है? इसकी डायमीटर की चर्चा करेंगे। डायमीटर देखें गोल्जी बॉडी का, तो अप्रॉक्स 0.5 to 1 माइक्रोमीटर इन डायमीटर होता है। क्लियर है? फ्लैटेंड है, डिस्क शेप है। और इसका फंक्शन क्या है? इसका फंक्शन है, देखिएगा, फंक्शन है पैकेजिंग ऑफ मटेरियल। पैकेजिंग ऑफ मटेरियल। अभी कैसे है सब? अभी एक पिक्चर बनाएंगे, पिक्चर में कन्फर्म हो जाएगा। पैकेजिंग में हेल्प करता है, मटेरियल की पैकेजिंग में हेल्प करेगा। पैकेजिंग कैसे? जैसे ये क्या करेगा? ग्लाइकोसाइलेशन में हेल्प करता है। ग्लाइकोसाइलेशन मतलब क्या? कोई भी बॉडी उसके ऊपर कार्बोहाइड्रेट का टैगिंग कर देगा। ठीक है? जैसे यहाँ से प्रोटीन बन रहा है तो प्रोटीन के ऊपर टैग कौन लगाएगा? गोल्जी बॉडी। इस प्रोसेस बोलते हैं ग्लाइकोसाइलेशन। लिपिड बन रहा है, लिपिड के ऊपर कार्बोहाइड्रेट का मॉलिक्यूल लग गया तो क्या बोलेंगे? टैगिंग हो गया, यानी ग्लाइकोसाइलेशन। तो ग्लाइकोसाइलेशन ऑफ प्रोटीन एंड लिपिड। क्लियर है? इसका स्ट्रक्चर देखेंगे तो इसका स्ट्रक्चर ये डिस्क से फ्लैटेंड स्ट्रक्चर है। स्ट्रक्चर देखिए,
देखना स्ट्रक्चर फ्लैटेंड है, डिस्क शेप है, कंसेंट्रिक रिंग का फॉर्मेशन कर रहा है। लग रहा ना कि एक सर्कल ऐसा था, फिर एक सर्कल ऐसा था, फिर एक सर्कल ऐसा था, फिर एक सर्कल ऐसा था, तो दे फॉर्म डिस्क शेप, कंसेंट्रिक रिंग का फॉर्मेशन कर रहे हैं। कंसेंट्रिक रिंग लाइक स्ट्रक्चर है, फ्लैटेंड है, डिस्क शेप है। जो ये स्ट्रक्चर है ना, जो ये वाला जो शेप देख रहे हैं ऊपर वाला, मतलब इसमें देखोगे ये, तो इसको बोलते हैं सिस फेस। क्या बोलते हैं? सिस। और नीचे वाले को बोलते हैं ट्रांस फेस बोलते हैं। क्यों? देखिएगा, मैंने बोला क्या कि जो ये वाला फेस है इसको बोलते हैं हम लोग फॉर्मिंग फेस। क्या बोलते हैं? फॉर्मिंग फेस, जो न्यूक्लियस के नजदीक होगा। ठीक है, अभी चर्चा करेंगे। फॉर्मिंग फेस है, इसी को हम बोलते हैं सिस फेस बोलते हैं। इसी को हम लोग बोलते हैं आपका सिस फेस, आपका सिस ट्रांस हो गया, इसको बोलते हैं कॉन्वेक्स फेस। कॉन्वेक्स टाइप का दिख रहा है ना, तो कॉन्वेक्स फेस बोल रहे हैं। क्लियर है? आप जो नीचे वाला फेस है, यानी ये फेस की चर्चा कर रही है, ये वाला नीचे वाला, तो इसको क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे मैच्योरिंग फेस। क्या बोलेंगे? मैच्योरिंग फेस बोलेंगे। ठीक है, और इसे हम लोग बोलते हैं ट्रांस फेस बोलते हैं। ठीक है, इसे और हम लोग बोलेंगे कॉनकेव फेस बोलेंगे। क्लियर है? कोई डाउट है? क्या इसका फंक्शन है? अभी लिखा है पैकेजिंग ऑफ मटेरियल, ट्रांसपोर्टेशन में भी हेल्प करता है, ग्लाइकोसाइलेशन में भी हेल्प करता है। कैसे करता है इसकी चर्चा हम लोग करेंगे, टेंशन लेने की एकदम आवश्यकता नहीं है। अब लाइसोसोम की चर्चा करेंगे। ड्यूरिंग द पैकेजिंग ऑफ मटेरियल कुछ वैक्यूल्स लाइक, कुछ स्पेरिकल लाइक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन होता है, उसको बोलते हैं लाइसोसोम। क्लियर है? ड्यूरिंग द पैकेजिंग ऑफ मटेरियल, मटेरियल का पैकेजिंग कैसे होगा, पिक्चर बनाएंगे। पैकेजिंग के टाइम कुछ स्पेरिकल लाइक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन होता है, इसे क्या बोलते हैं? लाइसोसोम्स। कुछ और स्पेरिकल लाइक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन होता है, उसे क्या बोलते हैं? वैक्यूल। मतलब जो यहाँ पे वेसाइकल्स का फॉर्मेशन हो रहा था, वो वेसाइकल्स क्या हो गए? या तो लाइसोसोम्स का फॉर्मेशन करेंगे या तो वैक्यूल का फॉर्मेशन करेंगे। अगर वो वेसाइकल्स हाइड्रोलाइटिक एंजाइम को कंटेन कर रहे हैं तो उसे बोलेंगे लाइसोसोम्स। अगर वो अदर चीज एब्जॉर्ब करके रखे हुए, कंटेन किए हुए, जैसे कि आपका पानी, जैसे कि आपका वेस्ट मटेरियल, जैसे कि आपका एंथोसाइनिन, डिफरेंट टाइप के अदर मटेरियल को कंटेन किए हुए, तो उसे क्या बोल देंगे? वैक्यूल बोल देंगे। जैसे अमीबा में पढ़ा कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल सुने होंगे, फूड वैक्यूल सुने होंगे, वो क्या है? वैक्यूल है। तो देखिए आपका एनसीईआरटी कितने अच्छे से लिखा हुआ है यहाँ पे। लाइसोसोम्स क्या है? These are the membrane bound vesicular structure formed by the process of packaging in the Golgi body या Golgi apparatus। ठीक है ना, Golgi apparatus भी से बोलते हैं। तो लाइसोसोम का फॉर्मेशन क्या हो रहा है? दिस इज द मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर, बन कब रहा है? फॉर्म ड्यूरिंग द पैकेजिंग बाय Golgi बॉडी। देखिए, फॉर्म ड्यूरिंग द पैकेजिंग इन द Golgi बॉडी। क्लियर है? तो इसको हम लिख लेते हैं, यहीं पे निपटा देते हैं। तो यहाँ देखिए मैंने क्या बोला कि जो लाइसोसोम्स है ना, लाइसोसोम्स क्या है? एक मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर है, बाउंड स्ट्रक्चर है, बन कब रहा है? फॉर्म्ड बाय द प्रोसेस, फॉर्म्ड बाय द वेसाइकल्स लिख सकते हैं, वेसाइकल से बन रहा है during the process of glycosylation in Golgi body। याद रहेगा? इसका फंक्शन की चर्चा करेंगे। इसका फंक्शन क्या है? फंक्शन की चर्चा करेंगे तो इट कंटेन डाइजेस्टिव एंजाइम। क्या करता है? इट कंटेन हाइड्रोलाइटिक एंजाइम। इट कंटेन हाइड्रोलाइटिक एंजाइम। अब ये हाइड्रोलाइटिक एंजाइम क्या हो सकते हैं? ये हाइड्रोलाइटिक एंजाइम या तो हो सकते हैं एमाइलेज, या तो हो सकते हैं प्रोटीएज, या तो हो सकते हैं लाइपेज। क्लियर है? कोई डाउट है? हाइड्रोलाइटिक एंजाइम है, मतलब डाइजेस्ट कर देगा किसी चीज को। तो देखिए हाइड्रोलाइटिक, पानी के प्रेजेंस में लाइसिस करेगा, तो एमाइलेज, कार्बोहाइड्रेट को तोड़ना है तो एमाइलेज का यूज करेगा।
प्रोटीज को तोड़ना है तो प्रोटीज यूज करेगा, और लिपिड को तोड़ना है तो लाइपेज एंजाइम का यूज करेगा। लाइसोसोम को एक और बोलते हैं सुसाइड बैग ऑफ द सेल बोलते हैं ना, क्यों? क्योंकि जब इसको मालूम चल जाएगा इसको कि सेल में कुछ गड़बड़ी हो गई है तो ट्रिगर हो जाता है, ये ट्रिगर होगा और तुरंत ये सेल क्या हो जाएगा, बस्ट कर जाएगा और पूरे सेल को क्या कर देगा, डाइजेस्ट कर देगा। तो कैसे डाइजेस्ट करेगा? सेल के पास कार्बोहाइड्रेट होते हैं तो कार्बोहाइड्रेट कैसे डाइजेस्ट करेगा, विद द हेल्प ऑफ बाइलेज। सेल के पास प्रोटीन होता है, लिपिड होता है, तो प्रोटीन लिपिड को कैसे डाइजेस्ट करेगा, विद द हेल्प ऑफ दीज एंजाइम। तो स्टार पॉइंट करके लिख सकते हैं लाइसोसोम्स इज कॉल्ड एज सुसाइड बैग ऑफ द सेल। क्लियर है? अब देखिए वैक्यूल भी देखिए मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर है फाउंड इन द साइटोप्लाज्म। ये मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर होता है, ये भी वैक्यूल्स, ठीक है, ये भी क्या है, मेम्ब्रेन बाउंड है। स्ट्रक्चर बनाएंगे, टेंशन नहीं लेना है। तो मैंने क्या बोला, ये लाइसोसोम्स की वैक्यूल की चर्चा करेंगे। वैक्यूल क्या है, मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर है। इट इज ऑल्सो कॉल्ड मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर, ठीक है। ये क्या कंटेंट करता है, इट प्रेजेंट इन साइटोप्लाज्म, लिख सकते हैं प्रेजेंट इन साइटोप्लाज्म। इट कंटेन एक्स्ट्रा वाटर। पानी, सेल के अंदर बहुत ज्यादा वाटर है तो कहाँ प्रेजेंट हो जाएगा, ये वैक्यूल में। लेकिन वैक्यूल आपको मालूम है ना कहाँ प्रेजेंट होता है, ओनली इन द प्लांट सेल। प्रोकैरियोट में ओनली इन द प्लांट सेल। तो यहाँ पे कहाँ प्रेजेंट है ये वैक्यूल, इट कंटेन एक्स्ट्रा वाटर, वेस्ट, ठीक है, और अदर मटेरियल, ठीक है। अब मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर है तो ये अगर वैक्यूल का स्ट्रक्चर बनाए तो देखिए वैक्यूल का स्ट्रक्चर बना रहे हैं, ठीक है। दिस इज द वैक्यूल। अब वैक्यूल के अंदर मटेरियल भरा हुआ है तो ये जो वैक्यूल का जो मेम्ब्रेन है ना, इसको ना टोनोप्लास्ट। टोनोप्लास्ट क्या है कि मेम्ब्रेन ऑफ वैक्यूल। वैक्यूल के मेम्ब्रेन को क्या बोलेंगे, टोनोप्लास्ट बोलेंगे। क्लियर है? देखिए आपके बुक में भी लिखा होगा टोनोप्लास्ट, लिखा ना, द वैक्यूल इज बाउंडेड बाय सिंगल मेम्ब्रेन कॉल्ड टोनोप्लास्ट। अब प्लांट के केस में देखें, इट ऑक्यूपाई 90% ऑफ द सेल वॉल्यूम। देखना इतना बड़ा होता है कि न्यूक्लियस को धक्का कर मार के भी अलग चला जाता है। तो ये क्या था आपका, ये वैक्यूल बनाया था हम लोग। इन प्लांट सेल it contain almost 90% of the cell volume। ये प्लांट के ना ऑस्मोलैरिटी को भी मेंटेन करता है। प्लांट के साइटोप्लाज्म के जो सेल है, सेल का ऑस्मोलैरिटी को भी मेंटेन करने में हेल्प करता है। आपके बुक में देखिए कहीं ना कहीं लिखा होगा इन टोनोप्लास्ट स्पेशली ट्रांसपोर्ट ऑफ नंबर ऑफ आयन इट अदर मेटेरियल अगेन द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट हेंस देयर कंसंट्रेशन सिग्निफिकेंटली हायर इन द वैक्यूल देन द साइटोप्लाज्म। क्लियर है? तो कहानी ये है कि प्लांट के सेल के कंसंट्रेशन को भी मेंटेन करने में ये हेल्प करता है। क्लियर है? फोटो लीजिए, एक पिक्चर बनाएंगे, सारा को एक साथ समराइज करेंगे। रुक जाने पर इसको ऐसे ऐसे कर देते हैं ताकि थोड़ा सा अट्रैक्टिव दिखे और समझ में आए कि कौन कहाँ है। चलिए ये वाला हमको भेज दीजिएगा, ठीक है ना। इरेज करें। अब एक ऐसा पिक्चर बनाने वाले हैं जिसमें सबको समराइज करेंगे, सबको मर्ज करेंगे, ठीक है। कोई डाउट है? आगे बढ़े आगे मैडम। देखिए अब जो पढ़े हैं ना
वो पूरा समराइज हो जाएगा पिक्चर के थ्रू, देखिएगा। तो आपको जो अभी थोड़ा बड़ा डाउट होगा वो भी यहाँ पे क्लियर हो जाएगा, कैसे प्रोसेस हो रहा है, क्यों इसको एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम का पार्ट बोल रहे हैं, क्यों ये कोऑर्डिनेटेड है। देखिएगा स्ट्रक्चर के थ्रू समझेंगे। ये देखिए हम लोग यहाँ बना लेते हैं, दिस इज द न्यूक्लियस। किसका फोन आ गया? सत्यम सर। हाँ सर। हाँ तो हम लोग ये मैं बना देता हूं न्यूक्लियस। देखिए और आपको बताया था न्यूक्लियस कैसा डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर होता है ना। पढ़ाते तो सीरियस हो रहा है मेरा। अच्छा पढ़ाते तो देखो मैं अक्सर ऐसे करते रहेंगे। अच्छा आजकल ये नहीं बोला ना डाउट है कि क्लियर है, ऐसा नहीं बोल रहा आजकल, बीच में बोलते ना एनी डाउट क्लियर, आगे बढ़ सकते हैं। अभी नहीं बोल रहे हैं, सुधारे हैं भाई अपने आप। अब इस पिक्चर से क्या समझ में आ रहा है कि न्यूक्लियस कैसा होता है, सिंगल मेम्ब्रेन की डबल मेम्ब्रेन? डबल मेम्ब्रेन। न्यूक्लियस के पास जो न्यूक्लियर वॉल होता है डबल में। अब जो न्यूक्लियर वॉल होता है ना, ये आपका क्या है, ये आगे जाके जो आउटर मेम्ब्रेन है न्यूक्लियस का, ये आगे जाके बनाता है एक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करता है, जिससे हम लोग बोलते हैं एंडोप्लाज्मिक। देख रहे ना, याद रहेगा पिक्चर। क्लियर है ना। तो ये जो पार्ट था दिस इज द ल्यूमेन का पार्ट, इन्हें बताए थे। और ये जो सेल है ना, देखिए ऐसा होता है एक्चुअल में, ये ऐसा है, यहाँ से ऐसे ऐसे आएगा, ये पूरा यहाँ तक ऐसा पैकेजिंग रहता है, पूरा ऐसे यहाँ से लेके सेल मेम्ब्रेन तक रहता है ये। तो ये क्या है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। दिस इज द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और हमने इसके ऊपर बताया था आपको ऐसे स्ट्रक्चर। इसको बोल रहे हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, RER। इसको बोल रहे थे SER, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्लियर है। अगर मैं इसको ऐसे इधर ना लिख के मैं इधर लिख दूं तो ज्यादा बेहतर रहेगा। कुछ बनाना चाह रहे हैं, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्लियर है, क्या है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। क्लियर है। अब आपको मालूम है कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या करता है, प्रोटीन का सिंथेसिस करता है। तो दिस रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम फॉर्म द प्रोटीन। देखिए यहाँ ये क्या बनाता है, ये प्रोटीन बनाता है ना, आपको मालूम है। ये देखिए कैसे वेसाइकल्स का फॉर्मेशन कर, बोले तो ये वेसाइकल का फॉर्मेशन करेगा और इसके अंदर क्या बन गया, इसके अंदर प्रोटीन बनेगा। और ये क्या बनाएगा, दिस फॉर्म द लिपिड या स्टेरॉइड। देखिए क्लियर है। मतलब यहां से अगर रफ एंडोप्लाज्मिक काम कर रहा है तो क्या बनाएगा, प्रोटीन बनाएगा। ये देखिए प्रोटीन बना। और ये क्या बनाएगा, लिपिड बनाएगा। तो ये स्टेरॉइड का फॉर्मेशन करेगा या फिर लिपिड का फॉर्मेशन करेगा। और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में ये किसका फॉर्मेशन करेगा, ये प्रोटीन का फॉर्मेशन करेगा, प्रोटीन का सिंथेसिस कराएगा। क्लियर है। उसके बाद ये कहाँ जाएंगे, पैकेजिंग में चले जाएंगे। जैसे आप रेस्टोरेंट में देखे हैं ना, रेस्टोरेंट में कैसे काम होता है कि पहले खाना बनाएगा, एक खाना बना के दूसरे के पास भेजेगा, दूसरे चैम्बर में, उस चैम्बर में क्या हो, खाना का पैकेजिंग होगा ना, टैगिंग होगा। टैगिंग मतलब कि हाँ अनुष्का के घर भेजना है, कि अभिजीत के घर भेजना है, किसी घर भेजना है, फिर डिलीवरी बॉय क्या करेगा, घर तक भेजेगा। सेम कहानी यहाँ पे है, प्रोटीन बना यहाँ पे, जोमेटो ना हो तो भूख लगेगा, तो यहाँ अरे पैसा कहाँ से आ गया। तो ये प्रोटीन और यहाँ पे प्रोटीन का फॉर्मेशन हो रहा है, यहाँ पे स्टेरॉइड का फॉर्मेशन होगा। अब प्रोटीन और लिपिड का सिंथेसिस हो गया है। अब ये कहाँ जाएंगे,
पैकेजिंग होने के लिए जाएंगे, कहाँ पे? गोल्जी बॉडी के पास। तो देखिए इसके सटले यहाँ पे क्या प्रेजेंट है? गोल्जी बॉडी प्रेजेंट है। देखिए हाँ, आसपास एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के आसपास से क्या प्रेजेंट रहता है? गोल्जी बॉडी प्रेजेंट है। नॉन स्कूलिंग करवा लोगे ना तो ऐसे फायदा आएगा, बहुत जल्दी कोर्स खत्म कर देंगे। तो स्कूलिंग वाला में रात में आना पड़ेगा तुमको, शाम में। क्लियर है? ये गोल्जी बॉडी है, देखना ना, पैरेलली अरेंज्ड है ना, पैरेलली अरेंज्ड है, दीज आर द गोल्जी बॉडी। तो यहां पे लिख देते हैं इसको, ये क्या है? गोल्जी बॉडीज है, गोल्जी अपरेटस बोला जाता है। क्या है? पैरेलली अरेंज्ड है। ऐसा लग रहा है फोन आ रहा है। पैरेलली अरेंज्ड है ना, कॉन्सेंट्रिक सर्कल का फॉर्मेशन कर रहा है, ठीक है। और ये फ्लैटेंड डिस्क शेप क्या है, ये मुझे बताने को सकता नहीं ना है। अब इससे क्या बोलते हैं, ये जो अलग अलग स्ट्रक्चर सिस्टर्नी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सिस्टर्नी। देखिए आपको यहाँ लिखा गया होगा, पीछे हम नहीं लिखवा पाए थे, वहां पे जगह नहीं बच रहा था इसलिए। ये देखिए फ्लैटेंड डिस्क शेप सिस्टर्नी लिखा ना, शेप स्ट्रक्चर है जिसका नाम क्या है? सिस्टर्नी है। तो एक को क्या बोल रहे हैं? दिस आर द सिस्टर्नी। ये क्या है? पैरेलली अरेंज सिस्टर्नी। क्लियर है? स्पेलिंग देखिए तो सिस्टर्नी का स्पेलिंग देखने के लिए बोल रहे हैं तो बोल देता है CISTE। तो स्पेलिंग हम बहुत जल्दी भूलते हैं, स्पेलिंग CISTE सिस्टर्नी। पहले अरेंज सिस्टर्नी है। सिस्टर्नी कैसे होते हैं? फ्लैटेंड होते हैं, ठीक है, डिस्क शेप्ड होते हैं। क्लियर है? ये देखिएगा, तो ये आपको क्या है? ये एक से एक आपको सिस्टर्नी देखने को मिल रहा है। ये क्या है? सिस्टर्नी है। अब सिस्टर्नी ये क्या है? अब बताओ इसमें कोई डाउट है क्या? लिखना पड़ेगा क्या? कॉन्केवेक्स फेस एंड कॉन्केव फेस बता चुके हैं। अब जो ये है ना, प्रोटीन कहाँ पार्टिसिपेट करेगा? प्रोटीन चला जाएगा पैकेजिंग होने के लिए, या लिपिड क्या हो जाएगा? पैकेजिंग होने के लिए। पैकेजिंग करने का मतलब है इसके ऊपर टैगिंग होगा, नाम लिखाएगा ना कि तुमको सेल से बाहर जाना है, कि सेल के अंदर जाना है, कि दूसरे पार्ट में जाना है। भाई अगर आप जान रहे हो कि आपके न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है? डीएनए रिप्लिकेशन होता है, डीएनए का फॉर्मोसिंथेसिस होता है, ठीक है। रिप्लिकेशन वही कहने का मतलब है। ट्रांसलेशन होता है साइटोप्लाज्म में, तो ट्रांसलेशन ये सब जो कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, मेटाबॉलिज्म प्रोसेस है, उसके लिए प्रोटीन की आवश्यकता पड़ेगी। तो प्रोटीन कैसे बनेगा? न्यूक्लियस अंदर काम होना है, प्रोटीन बनना है, तो प्रोटीन कौन? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बनाया। तो लेकिन प्रोटीन यहाँ तक जाएगा कैसे? इसके ऊपर टैग लगेगा तब ना जाएगा। टैगिंग करेंगे, भाई खाना बन गया, हमको अनुष्का घर में डिलीवरी करना था, उसका टैगिंग करेंगे तब ना कि हाँ डिलीवरी टू द अनुष्का होम, है ना। उसी तरीके से प्रोटीन बनाया। अब प्रोटीन को यहाँ जाना है, प्रोटीन को सेल से बाहर जाना है, प्रोटीन को दूसरे सेल ऑर्गेनल्स के पास जाना है, तो कैसे जाएगा? टैगिंग करेंगे तब ना, पैकेजिंग करेंगे तब ना। पैकेजिंग करने का काम कौन करता है? गोल्जी बॉडी। देखिए एक से यहाँ जाएगा, फिर यहाँ से यहाँ जाएगा, और ये पूरा सीरीज है। इस सीरीज में क्या होगा? पैकेजिंग होके आएगा। क्लियर है? चाहे वो लिपिड हो चाहे वो प्रोटीन हो। लिपिड का भी यही काम है। मान लो कहीं सेल मेम्ब्रेन रप्चर हो गया, सेल मेम्ब्रेन बनाना है, ठीक है, तो सेल मेम्ब्रेन में क्या चाहिए? लिपिड चाहिए ना। तो लिपिड कैसे काम होगा? लिपिड कैसे जाएगा वहां तक? पहले लिपिड का सिंथेसिस होगा, फिर पैकेजिंग होगा। पैकेजिंग में क्या करिए? टैगिंग लगा दे, टैग लगा दिए, और टैग लगा देंगे तो जहां टारगेट साइट होगा उस टारगेट साइट पर लिपिड पहुंच जाएगा। क्लियर है? अब टारगेट साइट पर लिपिड पहुंचेगा, टैगिंग किसका लगाते हैं? आपका खाने के ऊपर टैग किसका लगाते हैं? स्टिकर का ना। उस स्टिकर में नेम लिखा होता है, एड्रेस लिखा होता है। उसी तरीके से यहाँ टैगिंग होता है किसका? कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल का। कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल इसको ऊपर आके टैग लगा देगा, और वो बताएगा कि इसको कहाँ जाना है। क्लियर है? इसे बोलते हैं ग्लाइकोसाइलेशन। ग्लाइको मतलब कार्बोहाइड्रेट ना। तो यहाँ देखिए, तो यहाँ पे क्या हुआ? टैगिंग होगा। टैगिंग होकर आप देखेंगे एक वेसाइकल्स का फॉर्मेशन होगा। ये वेसाइकल का देखिए, ये जो ब्लैक कलर का था वो पैकेजिंग होकर कैसा हो गया? देखिए रेड कलर का हो गया। ये वेसाइकल का फॉर्मेशन हुआ। इस वेसाइकल के पास क्या था? प्रोटीन था। अब प्रोटीन के ऊपर क्या लग गया? टैग लग गया। देखिए यहाँ पे ग्रीन कलर का ना।
तो यहाँ पे क्या हो गया, ग्लाइकोसाइलेशन हो गया। यहाँ पे देख रहे हैं ये क्या है, ग्लाइकोसाइलेशन। किसका हो रहा है, ग्लाइकोसाइलेशन ऑफ प्रोटीन हो रहा है। ग्लाइकोसाइलेशन किसका हो रहा है, लिपिड का हो रहा है। अब यहाँ से ये मॉलिक्यूल क्या हो सकता है, टारगेट साइट पे जाएगा। इसे न्यूक्लियस के पास जाना है, किसी दूसरे सेल ऑर्गेनेल के पास जाना है, या सेल से बाहर दूसरे सेल में जाना है। कहाँ जाना है, टैगिंग हो गया, अब ये अपना आप चला जाएगा। खाना के ऊपर टैग लगा दिया अनुष्का शर्मा, तो अनुष्का शर्मा के घर में कहाँ जाना है, वो आराम से चला जाएगा। क्लियर है, कोई डाउट है? अब जो ये वेसाइकल्स है, इसको नाम है वेसाइकल। अब ये वेसाइकल्स या तो मॉडिफाई हो, या तो टैगिंग होकर चला जाएगा, या तो ये मॉडिफाई होके आप लाइसोसोम का फॉर्मेशन कर लेगा, या तो ये मॉडिफाई होके क्या बना लेगा, आपका आपका वैक्यूल का फॉर्मेशन कर लेगा। ठीक है, अब ये वेसाइकल्स टैगिंग हो गया है, इसका जो काम है टारगेट साइट पे पहुंचेगा। दूसरा काम क्या है, अदर या तो ये वेसाइकल्स मॉडिफाई होगा, मॉडिफाई होके क्या बना लेगा, एक स्फेरिकल स्ट्रक्चर बना लेगा। ठीक है, एक स्फेरिकल स्ट्रक्चर बना लेगा जिसे सुसाइड बैग बोल रहे हैं। इसी को बोल रहे हैं क्या, लाइसोसोम्स बोल रहे हैं। क्लियर है? अब ये लाइसोसोम जो है ना, एक्टिव कब होता है, बोले ना, इट कंटेन द हाइड्रोलाइटिक एंजाइम। तो मैं लिख देता हूं यहां पे, इट कंटेन हाइड्रोलाइटिक एंजाइम। क्लियर है? अब ये हाइड्रोलाइटिक एंजाइम एक्टिव कब होते हैं, एक्टिव अंडर एसिडिक पीएच। एसिडिक पीएच कहने का मतलब है लो पीएच पे, एसिडिक कंसंट्रेशन में क्या हो जाएगा, ये एक्टिव हो जाएगा ना। अब कैसे एक्टिव होगा, अब एसिडिक पीएच कैसे होगा, तो इसके सरफेस पे ना इस तरीके से टनल बना होता है, इससे बोलते हैं प्रोटॉन पंप। क्या नाम है इसका, प्रोटॉन पंप। और वी नो दैट प्रोटॉन पंप क्या बोलते हैं, प्रोटॉन किसको बोलते हैं, H+ को प्रोटॉन बोला जाता है। तो अंदर से बाहर से अंदर क्या चला जाएगा, प्रोटॉन जाएगा, H+ जाएगा। देखें H+ कहाँ है, बाहर से अंदर जा रहा है। ऐसे मोर H+ अंदर आएंगे तो अंदर का पीएच कैसा हो जाएगा, पीएच लो हो जाएगा। और जैसे ही पीएच लो होगा तो ये क्या हो जाएगा, ये एक्टिव हो जाएगा। आपको बताया गया कि हाइड्रोलाइटिक एंजाइम पीछे लिखवा दिया गया है, जैसे कि आपका एमाइलेज, जैसे कि आपका प्रोटीएज, जैसे कि आपका लाइपेज। इसका क्या काम है, क्लियर है, मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर है, और इसको बोल रहे हैं लाइसोसोम्स। ये क्या है, मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर है। नाम ही एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम। एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में जितने भी स्ट्रक्चर पड़ेंगे सबके पास खुद की अपनी मेम्ब्रेन होगी। क्लियर है? अच्छा, या तो ये मॉडिफाई हो जाएगा वेसाइकल्स, या तो ये वेसाइकल्स मॉडिफाई होके एक और स्ट्रक्चर बनाएगा इस तरीके से, इसे हम लोग वैक्यूल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वैक्यूल। ये वैक्यूल के पास अपनी मेम्ब्रेन होती है, इसको बोलते हैं टोनोप्लास्ट। टोनोप्लास्ट अभी बताया गया था, मेम्ब्रेन ऑफ वैक्यूल। वैक्यूल की मेम्ब्रेन को हम क्या बोलते हैं, टोनोप्लास्ट बोलते हैं। क्लियर है? अभी मालूम है ये क्या कंटेंट किया हुआ था, इट कंटेन, आपको मालूम है, इट कंटेन वाटर। कैसा, एक्सेस वाटर। और क्या रखा हुआ था, एंड वेस्ट मटेरियल। क्लियर है, कोई डाउट है? अब ये देखिएगा, ये स्ट्रक्चर सेल है, प्लांट सेल है। प्लांट सेल के अंदर ऐसा ये वैक्यूल बनाया गया है, दिस इज द वैक्यूल। अब जो वैक्यूल का कंसेंट, वैक्यूल के अंदर भी कुछ होगा ना, सैप होगा, और साइटोप्लाज्म में भी कुछ सैप होगा। तो जो वैक्यूल के अंदर का जो कंसंट्रेशन वो हमेशा क्या होता है, हाई होता है। तो यहाँ पे क्या है, द कंसंट्रेशन ऑफ वैक्यूल इज हायर देन कंसंट्रेशन ऑफ साइटोप्लाज्म। गोदाम देखिए घर में, घर में गोदाम होता है, एक ऐसा रूम होता है जिसमें स्टोर रूम बोलते हैं। स्टोर रूम में सामान ज्यादा होता है ना, नॉर्मल रूम में सामान कम होता है। स्टोर रूम में सामान भरा हुआ है, फिर और उसमें ठूसना पड़ता है।
तो स्टोर रूम का कंसंट्रेशन नॉर्मल रूम के कंसंट्रेशन से क्या है, ज्यादा है, तो ये क्या कर स्टोर रूम की तरफ से बिहेव नहीं कर रहा है, इट कंटेन एक्सेस वाटर। तो यहाँ पे देख रहे हैं, मैं यहाँ लिख देता हूँ, यहाँ पे कंसंट्रेशन क्या है, ज्यादा है, और बाहर कंसंट्रेशन क्या है, कम है। याद रहेगा। ऐसा क्यों है, ऐसा इसलिए है क्योंकि इसके सरफेस पे क्या है, इसके सरफेस पे भी एक टनल प्रेजेंट है। इस टनल का नाम है क्या, एक्वापोरिन। क्या नाम है इसका, नाम है एक्वापोरिन। पोरिन प्रोटीन होता है, एक्वापोरिन नाम है। एक्वा मतलब क्या होता है, पानी। एक्वापोरिन तो पानी को आने जाने देगा। पानी बाहर कम है, अंदर ज्यादा है, लेकिन फिर भी पानी कहाँ जाएगा, अंदर ही जाएगा। तो इसके लिए इसको एटीपी खर्चा करना पड़ता है। क्लियर है, कोई डाउट है। अब इसके अलावा आपके बुक में लिखा गया कि इट ऑल्सो कंटेन द इन, देखिए यहाँ पे लिखा गया, वैक्यूल की चर्चा करेंगे। इन प्लांट टोनोप्लास्ट फैसिलिटेट द ट्रांसपोर्ट एंड नंबर ऑफ आयन एंड अदर मटेरियल अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। का ना कि कंसंट्रेशन अंदर ज्यादा है, बाहर कम है, तो पानी को ट्रांसपोर्ट करना है, आयन को ट्रांसपोर्ट करना है, तो इसी के थ्रू क्या आएंगे, अंदर आएंगे। कंसंट्रेशन ज्यादा है, लेकिन फिर भी हम क्या कर रहे हैं, उधर भेज रहे हैं, एनर्जी देना पड़ेगा। ये कहानी है। अमीबा के केस में देखेंगे तो कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल इज इंपॉर्टेंट फॉर द ऑस्मोरेगुलेशन एंड एक्सक्रीशन, और मेनी ऑफ द सेल्स प्रोटिस्टा के पास क्या होता है, फूड वैक्यूल होता है। तो इन केस ऑफ अमीबा इस वैक्यूल क्या बोलते हैं, कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल बोला जाता है। क्लियर है। तो लिख सकते हैं इन अमीबा कॉन्ट्रेक्टाइल, कॉन्ट्रेक्टाइल कहने का मतलब है छोटा से बड़ा हो सकता है। कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल मेंटेन ऑस्मो रेगुलेशन, पढ़िएगा हायर क्लासेस में, एंड एक्सक्रीशन। क्लियर है, कोई डाउट है। बट इट ऑल्सो फॉर्म द इन केस ऑफ अदर प्रोटिस्टा, अमीबा के अलावा अदर में भी इट ऑल्सो फॉर्म फूड वैक्यूल। क्लियर है, कोई डाउट है क्या, सब पिक्चर समझ में आ गया। देख रहे ना, चारों ऑर्गेनेल्स, एंडोप्लाज्म रेटिकुलम, गोल्जी बॉडी, लाइसोसोम्स एंड वैक्यूल, ये कोऑर्डिनेटेड फंक्शन है ना, तो एक दूसरे से रिलेटेड फंक्शन है इनका, इसलिए इसको बोल रहे हैं एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम का पार्ट बोला गया है। दिस इज अ पार्ट ऑफ द एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम। हमेशा सवाल आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग्स आर द पार्ट ऑफ एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम, या आएगा विच इसमें इनमें निम्न में से कौन एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम का पार्ट नहीं है। तो आ जाएगा एंडोप्लाज्म रेटिकुलम, आ जाएगा गोल्जी बॉडी, आ जाएगा वैक्यूल, आ जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया। क्या एग्जांपल मारोगे, माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम का पार्ट नहीं है। ये नॉर्मल सवाल है, जनरली हमेशा पूछा जाता है। मतलब दो को पेपर इस पहले क्या था, दो का सवाल तो इस चैप्टर से हमेशा आता था, पावर हाउस ऑफ द सेल माइटोकॉन्ड्रिया। बच्चा गलती करके आता था आपका, ये क्या नाम है, which of the cell organelles are not a part of endomembrane system, माइटोकॉन्ड्रिया लिखा, बच्चा माइटोकॉन्ड्रिया टिक मार के आता था, नहीं आता था, दूसरा कुछ मार के आ जाता था, जबकि रोज पढ़ाया जा रहा है। तो ये न्यूक्लियस क्या है, न्यूक्लियस आपको पढ़ाया गया है ब्रेन ऑफ द सेल। ठीक है, तो ये पिक्चर आप पिक्चर हमको भेज दोगे, ठीक है। क्लियर है। अब हम लोग यहाँ पे पढ़ने वाले हैं माइटोकॉन्ड्रिया, और माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में हम लोग डिटेल में पढ़ने वाले हैं, समझने वाले हैं। तो आइए स्टार्ट किया जाए। माइटोकॉन्ड्रिया पढ़ा के छुट्टी कर देंगे, तो बच जाएगा प्लास्टिड, और बच जाएगा सिलिया फ्लैजेला, और बच जाएगा न्यूक्लियस। कल खत्म, टाइम थोड़ा लगता है। आज ही खत्म हो जाता। हम अभी क्लास में कहाँ ले रहे हैं, 1 घंटा का तो क्लास ले रहे हैं।
हम लोग अभी पढ़ने वाले हैं माइटोकॉन्ड्रिया। और इसके बाद चैप्टर स्टार्ट होगा सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन। 5 लेक्चर, ओनली 5 लेक्चर में खत्म हो जाएगा। रिवीजन कर रही हो ना, प्रैक्टिस मुंह से नहीं होगा, टेस्ट वो लेते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया क्या है? कॉपी रखे हैं बैग में, मतलब है मेरे पास। माइटोकॉन्ड्रिया क्या है? ठीक लिखियो, हम कॉपी देखे हैं। पार्ट ऑफ द सेल क्यों नाम है? क्योंकि इट फॉर्म एनर्जी करेंसी, जिसका नाम क्या है? एटीपी। क्लियर है? ड्यूरिंग द रेस्पिरेशन, ये कहानी आपको पढ़ाया जाएगा। रेस्पिरेशन चैप्टर पढ़ना है, वहां पे डिटेल में चर्चा करेंगे। पावर हाउस ऑफ द सेल, माइटोकॉन्ड्रिया। अब माइटोकॉन्ड्रिया की अगर देखें तो माइटोकॉन्ड्रिया का जो नंबर है ना, इस नंबर, इसका शेप देख लेते हैं। इसकी शेप की अगर चर्चा की जाए ना सर, तो इसका शेप कैसा है? ठीक है, नंबर की चर्चा कर लेते हैं। नंबर कैसा है? शेप की चर्चा करेंगे तो ये सिलेंड्रिकल शेप का होता है। सॉसेज शेप का होता है। सॉसेज का स्पेलिंग बोली तो हम बहुत स्पेलिंग में आजकल मेरा दिमाग अच्छा नहीं काम कर रहा है, हम पगला गए हैं। इसका सॉसेज SAUSAGE, सॉसेज शेप होता है। ठीक है, कोई डाउट है? नंबर देखेंगे तो इनका नंबर वेरी कर सकता है। ये लिखा हुआ ना, नंबर वेरी, या फिर से बोलते हैं डिपेंडिंग ऑन द फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी ऑफ सेल। सेल के फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी के हिसाब से इसका नंबर क्या होता है? वेरी करता है सब। अब इसके बाद थोड़ा सा कहानी सुनाते हैं। जो माइटोकॉन्ड्रिया है ना, इनका नंबर क्या पावर हाउस ऑफ द सेल है। अब बताओ इनका नंबर क्यों वेरी कर रहा है? क्यों अलग अलग सेल में अलग अलग अमाउंट में है? जिस सेल को ज्यादा एनर्जी की आवश्यकता पड़ेगी उसमें इनका नंबर क्या होगा? ज्यादा होगा। जिनका नंबर कम होगा तो उसमें, जिनका एक्टिविटी कम है उसकी नंबर कम है। सिंपल ऐसा सोचिए, हम जानते हैं कि इन ह्यूमन बींग्स भोजन करते हैं तो हमें क्या मिलती है? एनर्जी मिलता है। इतना मालूम है, इतना सबको मालूम है, खाना खाएंगे तो एनर्जी मिलता है। अब बताओ, एक लेबर है, एक ऑफिसर है। जो लेबर कैटेगरी के इंसान है उसको क्या करना है? उसको एनर्जी ज्यादा चाहिए। उसका फिजियोलॉजिकल वर्क क्या है? फिजिकल वर्क क्या ज्यादा है? सीमेंट उठाना है तो ठेला चलाना है तो उसकी एनर्जी ज्यादा चाहिए। एक आदमी जो बैठा हुआ है उसको पेन चलाना है बैठ के, तो पेन चलाना, तो उसका फिजिकल एक्टिविटी क्या है? कम है, मेंटल एक्टिविटी ज्यादा है। तो जिसकी फिजिकल एक्टिविटी ज्यादा रहेगी उसको एनर्जी की आवश्यकता ज्यादा रहेगा। तो उसी तरीके से एक सेल है जिसकी फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी ज्यादा है तो उसमें माइटोकॉन्ड्रिया का नंबर भी कैसा होगा? ज्यादा हो जाएगा। सबसे पहले इसको स्टडी किया गया था, पाया गया था फ्लाइट मसल्स ऑफ द बर्ड में जो है ना, बर्ड्स की फ्लाइट मसल्स में इसकी डिस्कवरी की गई थी। देखा गया कि बर्ड्स के फ्लाइट मसल्स में कुछ स्ट्रक्चर पाए जा रहे हैं और वो स्ट्रक्चर क्या कर रहे हैं? एनर्जी दे रहे हैं। इसी स्ट्रक्चर को बोला गया माइटोकॉन्ड्रिया, यानी पावर हाउस ऑफ द सेल। ठीक है, तो कोई पूछेगा डिस्कवर्ड in flight muscles of the birds। बर्ड्स के फ्लाइट मसल्स में क्या पाया गया था? एक स्ट्रक्चर पाया गया था जो पावर हाउस ऑफ द सेल है। क्लियर है? अब तुमको एक और थ्योरी बताते हैं। एक पढ़ना इंडोसिम्बायोटिक थ्योरी, पढ़ना नहीं है। इंडोसिम्बायोटिक थ्योरी ये बोलता है कि माइटोकॉन्ड्रिया खुद एक सेल की तरह बिहेव करता है। माइटोकॉन्ड्रिया क्या है? खुद एक सेल था। जैसे बैक्टीरिया है ना, अब देखो बैक्टीरिया और माइटोकॉन्ड्रिया में सिमिलरिटी है। ये बैक्टीरिया है और ये हम मान लेते हैं दिस इज द माइटोकॉन्ड्रिया, और ये आपका बनाते हैं क्लोरोप्लास्ट। मैं बोला ये बहुत समय पहले की बात है। तीनों एक इंडिपेंडेंट सेल की तरह से बिहेव करते हैं। जैसा बैक्टीरिया है ना, तो माइटोकॉन्ड्रिया भी खुद एक सेल की तरह से बिहेव करता था।
क्लोरोप्लास्ट भी खुद एक सेल की तरह से बिहेव करता था। तो माइटोकॉन्ड्रिया, बैक्टीरिया के पास अपना मेम्ब्रेन है, इसके पास भी खुद का अपना मेम्ब्रेन है। बैक्टीरिया के पास डीएनए है, सिंगल सर्कुलर डबल स्टैंडर्ड डीएनए है, तो इनके पास भी क्या है, सिंगल सर्कुलर डबल स्टैंडर्ड है, पढ़े है ना। माइटोकॉन्ड्रिया क्लोरोप्लास्ट के पास खुद का अपना डीएनए होता है। सर इसके पास डीएनए तो खुद का एमआरएनए बना सकता है, तो ये भी खुद का क्या करेंगे, एमआरएनए बनाएंगे। सर ये खुद का अपना एमआरएनए से क्या बना लेगा, प्रोटीन बना लेगा, तो ये भी खुद का अपना क्या बना सकते हैं, प्रोटीन बना सकते हैं। क्या सेल की तरह बिहेव नहीं कर रहे हैं, कोई डाउट है। तो ये देख रहे खुद इंडिपेंडेंट सेल की तरह सा। समय बीता और बैक्टीरिया ने इससे आपस में गठबंधन कर लिया। जैसे आपके पास सर बाइक नहीं है, अब मेरे पास, आपके पास 4 व्हीलर है, मेरे पास बाइक है। तो जब हमको 4 व्हीलर की आवश्यकता होगी हम क्या करेंगे, तुमसे 4 व्हीलर मांग लेंगे। जब तुमको बाइक की आवश्यकता होगी तो तुम हमसे बाइक मांग लोगी, तो हम लोग दोनों एक साथ, चलो भाई तुम साथ साथ रहेंगे, तुम हमको ये दे देना, हम तुमको ये दे देंगे। कहानी ऐसी ना होता है। उसी तरह से एंडो एंडो मतलब अंदर, सिम्बायोटिक मतलब एसोसिएशन, मतलब कुछ तुम हमको दोगे, कुछ हम तुमको देंगे ना। जैसे यहाँ पे सिम्बायोसिस चल रहा है, तो हम तुमको नॉलेज दे रहे हैं, तो तुम उसके बदले में हमें क्या दे रहे हो, पैसा दे रहे हो। तो यहाँ पे भी सिम्बायोटिक एसोसिएशन है। बैक्टीरिया इन लोगों से क्या बोला, सिम्बायोटिक एसोसिएशन किया। कैसे, ये बोला, देखिए बैक्टीरिया, ये बैक्टीरियल सेल था, प्रोकैरियोटिक सेल था। प्रोकैरियोटिक सेल बोला कि तुम हमारे भीतरे आ जाओ, अंदर आ जाइए। ये अंदर आया। एंडोसिम्बायोटिक है, देखिए एंडोसिम्बायोटिक हुआ। इसके पास कैपेसिटी थी एनर्जी बनाने की, तो बोला कि बैक्टीरिया को, ये बोला कि ये बैक्टीरिया इससे बोला कि ठीक है तुम हमको एनर्जी दे देना, एटीपी दे देना, और हम तुमको इसके बदले में क्या देंगे, कुछ प्रोटीन बना के दे देंगे। क्लियर है। ठीक सेम कहानी अगर क्लोरोप्लास्ट के साथ है। क्लोरोप्लास्ट के पास कैपेसिटी होती है फूड बनाने की, तो ये बैक्टीरिया इसको बोला कि तुम हमको फूड बना के दे देना, हम तुमको इसके रिस्पेक्ट में क्या दे देंगे, कुछ प्रोटीन दे देंगे। तो इस सेल के अंदर क्या हुआ, इस सेल के अंदर देखो ना काफी सारे कंपार्टमेंट का फॉर्मेशन हो गया। बाद में इसी सेल को जाके बोला गया यूकैरियोटिक सेल। क्लियर है। इसी को एंडोसिम्बायोटिक थ्योरी बोला जाता है, सेल विद इन सेल थ्योरी बोला जाता है। एक सेल के अंदर दूसरा सेल प्रेजेंट है। क्लियर है। ये बताना जरूरी था, बहुत जगह नहीं बताया जाएगा, रटते रह जाओगे। तो ये जो अभी हम पढ़ रहे हैं ये इवोल्यूशन है। बोले ना अभी बहुत कुछ थोड़ा सा पढ़ा है सेल के बारे में, 0.1%, 100 में 0.1, 99.9% अभी आपको नहीं पढ़ाया हूं मैं, पढ़ना भी नहीं है उतना तुमको। सेल जितना है ना उसका 0.1% पढ़ी होगी बस, 100% पढ़ना तो हम ही पढ़ाएंगे। तो ये क्या है आपका माइटोकॉन्ड्रिया, ये जो पढ़ा था माइटोकॉन्ड्रिया क्लोरोप्लास्ट, ये क्या है, सेल विद इन सेल थ्योरी आपको बताया, जो आपको लिखवा नहीं रहे, आपके बुक में है भी नहीं, बस इंटरेस्टिंग के लिए बता दे रहे हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया भी एक जमाने में एक सेल हुआ करता था, क्लोरोप्लास्ट भी एक जमाने में क्या हुआ करता था, सेल हुआ करता था। बाद में समय बदला, सेल के अंदर सेल की सिम्बायोसिस हुई, इसको बोलते हैं एंडोसिम्बायोटिक थ्योरी। क्लियर है। अच्छा, माइटोकॉन्ड्रिया बहुत छोटा छोटा होता है, बहुत छोटा 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 छोटा। देखिए इनका डायमीटर देखिएगा, इसका डायमीटर लिखा होगा 0.5 to 1 माइक्रोमीटर लिखा है क्या? अच्छा सॉरी 0.2 माइक्रोमीटर ऑन एन एवरेज लिखा होगा ना, 0.2 डायमीटर। लेंथ की चर्चा करेंगे तो इसका लेंथ आपको दिया हुआ है कि आपका कितना दिया लेंथ देखिए तो, हाँ 4, 1 पॉइंट मतलब 1 से 4 4.1 है, तो इसको लिख सकते हैं 1 से 4 माइक्रोमीटर इन लेंथ है। बहुत छोटा छोटा होता है, लेकिन क्लोरोप्लास्ट इसके कंपेयर में बहुत बड़े बड़े होते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया को पढ़ने के लिए ना इतने छोटे छोटे होते हैं, तो जा सकते हैं सर, कोई दिक्कत नहीं। माइटोकॉन्ड्रिया को पढ़ने के लिए ना हमें स्टेन करना पड़ता है। क्लोरोप्लास्ट इतने बड़े बड़े होते हैं माइक्रोस्कोप के अंदर ऐसे ही दिख जाएंगे, उन्हें स्टेन करने की आवश्यकता नहीं है। तो फॉर स्टडी अंडर द माइक्रोस्कोप, बस 10 मिनट और क्लास है। फॉर स्टडी अंडर द माइक्रोस्कोप वी नीड टू स्टेन द सेल। स्टेन करना पड़ेगा, और जैसे स्टेन करेंगे तो माइटोकॉन्ड्रिया स्टेन ले लेगा, बाकी सेलों से स्टेन नहीं लेंगे। मतलब सेल के अंदर बस एक ऐसा
कलर डालेंगे जो माइटोकॉन्ड्रिया बस लेगा, बाकी सब स्ट्रक्चर कलर नहीं लेंगे। तो सेल के अंदर माइक्रोस्कोप के अंदर देखेंगे तो आपको क्या दिखाई देगा, कलरफुल स्ट्रक्चर दिखाई देगा, किसका, माइटोकॉन्ड्रिया का। तो स्टेन का नाम क्या है, फॉर स्टडी अंडर द माइक्रोस्कोप वी नीड टू स्टेन द सेल, ठीक है, सेल जानस ग्रीन, इसलिए ग्रीन कलर से लिख रहा हूं। तब पूछेगा कि माइटोकॉन्ड्रिया की स्टडी करने के लिए किस टाइप के स्टेन की आवश्यकता पड़ती है, तो जानस ग्रीन की आवश्यकता पड़ती है फॉर स्टडी द माइटोकॉन्ड्रिया, फॉर स्टडी द माइटोकॉन्ड्रिया लिख दो, फॉर स्टडी द माइटोकॉन्ड्रिया यहां लिख सकते हैं। वी नीड टू स्टेन द सेल, ठीक है, जानस ग्रीन, क्लियर है। ये आपका जनरल बातें हैं, फोटो लीजिए, स्ट्रक्चर बनाएंगे, 5 मिनट क्लासेस खत्म। बताओ अभी 1 घंटा भी नहीं हुआ, 54 मिनट, और बोर हो रहे हैं। अभी टाइम लगेगा, डेवलप करिए, क्लासेस 2-2 घंटा भी चलेगी। एक दिन में खत्म करूंगा एक चैप्टर, बता दे रहा हूँ। लगातार चलेगी क्लासेस। चुटिया का जो इलाका है ना हम लोग का, इस इलाका को चेंज करना है, इसका बिहेवियर। 1 मिनट, सर का फोन आ रहा है। हेलो हेलो, इंस्पायर अकेडमी पढ़ा रहे हैं 15 मिनट, अभी तो पढ़ा रहे हैं, लगातार क्लास ही है। हाँ 11 क्लास, क्लियर है। अब स्ट्रक्चर की चर्चा करते हैं। स्ट्रक्चर में सब समझ में आ जाएगा। सॉसेज शेप होता है, सिलेंड्रिकल शेप होता है, किसका सर, माइटोकॉन्ड्रिया का। देखिए सॉसेज शेप हो सकता है कि यहाँ पे ना बन पाए, लेकिन पूरी कोशिश की जाएगी बनाने की। देखो ना, सॉसेज शेप दिख रहा है स्ट्रक्चर, दिस सॉसेज शेप सिलेंड्रिकल शेप स्ट्रक्चर कॉल्ड माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया के पास डबल मेम्ब्रेन माउंट स्ट्रक्चर होता है। कैसा, डबल मेम्ब्रेन, मतलब इसके पास एक और मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है। तो जो ये बनाए हैं ना अभी, अच्छा ठीक है बना लेते हैं, डबल मेम्ब्रेन माउंट स्ट्रक्चर है। ये स्ट्रक्चर बनना किसका स्ट्रक्चर है मैडम, बताइए। माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर है। अरे अंधा भी बोल देगा, बहरा जो मैथ को नहीं पढ़ा हुआ, जो बायोलॉजी में नहीं पढ़ा होगा ना, वो भी बोलेगा माइटोकॉन्ड्रिया इज द पावर हाउस ऑफ दी। देख रहे ना, तो ये जो बाहर का जो लेयर है, ये जो आउटर लेयर है, इसे बोलते हैं आउटर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन। ऐसे हम लोग बोलते हैं OMM शॉर्ट फॉर्म में, क्लियर है। ये जो इनर लेयर है इसको बोलते हैं इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन, IMM, क्लियर है। इन दोनों मेम्ब्रेन के बीच में स्पेस दिख रहा है ना,
स्पेस दिख रहा है ना, इससे मतलब इंटर मेम्ब्रेनस स्पेस लिखा है ना, कोई डाउट है? ऐसे लिखेंगे इंटर मेम्ब्रेनस स्पेस। क्लियर है? इंटर मेम्ब्रेनस स्पेस मतलब क्या है कि स्पेस बिटवीन टू मेम्ब्रेन। तो आपके बुक में लिखा गया है कि इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन ना डिवाइड द मैट्रिक्स लुमेन ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया इनटू टू पार्ट, एक इनर माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस, इंटर माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस और एक मैट्रिक्स। तुम देखो कि ये कहने का मतलब क्या, सिंपल हिंदी में, जो ये मेम्ब्रेन है जो अंदर वाला बनाया गया ऐसे 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 ऐसे, ये मेम्ब्रेन कर क्या रहा है, ये आउटर मेम्ब्रेन था इस तरीके से, और ये अंदर जो मेम्ब्रेन आ रहा है उस स्पेस को दो पार्ट में क्लासिफाई कर दे रहा है ना। देखिए अभी पूरा ये स्पेस था, खाली स्पेस था, इस स्पेस को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, एक ये वाला पार्ट और एक ये वाला पार्ट। इस वाले पार्ट को इनर माइटोकॉन्ड्रियल इनर इंटर मेम्ब्रेनस स्पेस बोल रहे हैं, और अंदर वाले पार्ट को क्या बोलते हैं, मैट्रिक्स बोलते हैं। ग्राउंड सब्सटेंस यानी मैट्रिक्स। पूरा ये रूम है, रूम के अंदर जो हवा भरा हुआ है, पूरा एयर भरा हुआ है, एयर क्या है, मैट्रिक्स है। वो कस्टर्ड खाए हैं, कस्टर्ड में येलो वाला पार्ट क्या है, मैट्रिक्स है। खीर खाए हैं, खीर में दूध व्हाइट वाला पार्ट क्या है, मैट्रिक्स है ना। कोई डाउट है? ये पूरा मैट्रिक्स है, कोई डाउट? अच्छा, इस मैट्रिक्स में क्या पाया जाएगा, इस मैट्रिक्स में आपको डबल स्टैंडर्ड डीएनए पाया जाएगा। देखिए डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर डीएनए पाया जाएगा, जैसे बैक्टीरिया के पास पाया जाता था। देख रहे हैं ना, डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर डीएनए। अगर सर इसके पास डीएनए है तो डीएनए आगे जाके एमआरएनए भी बना सकता है। बताया गया था क्लास 12 में पढ़ाना है सेंट्रल डोग्मा आपको, तो डीएनए आगे जाके क्या बना सकता है, एमआरएनए बना सकता है। सर एमआरएनए है तो एमआरएनए आगे जाके क्या बनाएगा, प्रोटीन बनाएगा। तो देखिए हट से क्या आगे जाके बना लेगा, ये देखिए प्रोटीन का सिंथेसिस कर सकता है। क्लियर है? प्रोटीन कैसे बनाएगा, जब एमआरएनए के ऊपर क्या बैठेगा, राइबोसोम। बताया था राइबोसोम इज द प्रोटीन फैक्ट्री। तो इसके पास क्या होगा, इसके पास अपना खुद का राइबोसोम भी प्रेजेंट होगा, राइबोसोम। और राइबोसोम कैसा पाया जाएगा, इसके पास 70S टाइप का, बैक्टीरिया के टाइप का। क्या बैक्टीरिया ऐसा नहीं इसका स्ट्रक्चर है, तो क्या इसको नहीं बोल सकते प्रोकैरियोटिक सेल की तरह से दिख रहा है? कोई डाउट है? इसलिए हम माइटोकॉन्ड्रिया को बोलते हैं सेमी ऑर्गेनल्स। ये सब इसके पास है, इसलिए माइटोकॉन्ड्रिया को बोलते हैं क्या, सेमी ऑटोनॉमस सेल ऑर्गेनल्स। मतलब कहने का ये है, ये 50% प्रोटीन अपना खुद से बना सकता है क्योंकि इसके पास खुद का डीएनए है। बाकी रेस्ट ऑफ द प्रोटीन के लिए किस पे डिपेंडेंट है, न्यूक्लियस वाले क्रोमोसोम पे डिपेंडेंट है। मतलब ये कुछ प्रोटीन अपना खुद से बना सकता है और कुछ प्रोटीन के लिए ये न्यूक्लियस पे डिपेंडेंट रहता है, इसलिए इसको बोलते हैं सेमी ऑटोनॉमस सेल ऑर्गेनल्स बोला जाता है। ठीक है, अब जो आपको ये इनर मेम्ब्रेन का जो फोल्डिंग दिख रहा है ना, ये ऐसा ऐसा फोल्डिंग, ये देखिए इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन था। अब ये जो फोल्डिंग दिख रहा है ना, इस फोल्डिंग को बोलते हैं क्रिस्टा। जो फोल्डिंग से क्या बोल देंगे, याद रखिएगा, सिस्टर्नी और क्रिस्टा में कंफ्यूज मत होइएगा। ठीक है, तो क्रिस्टा क्या है, फोल्डिंग ऑफ इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन। क्लियर है, फोल्डिंग है, क्लियर है, फोल्डिंग ऑफ इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन। ये फोल्डिंग कर क्या रहा है सर, फोल्डिंग क्या कर रहा है, इस तरह से क्या कर रहा है, बताया था पहले, याद आ रहा है? नहीं बताया था कि अगर मान लो फिंगर लाइक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन हो जाता, क्या हो गया, क्या बढ़ गया, सरफेस एरिया। याद आ रहा है? तो फोल्डिंग क्या कर रहा है, सरफेस एरिया को तो क्या कर रहा है, इंक्रीज द सरफेस एरिया, सरफेस एरिया को बढ़ा देगा। सरफेस एरिया किस लिए बढ़ रहा है, फॉर ए प्रोसेस कॉल्ड रिस्पिरेशन। क्लियर है? इसके लिए सरफेस एरिया क्यों बढ़ रहा है, फॉर रिस्पिरेशन के लिए बढ़ाएगा।
जितना ज्यादा क्रिस्टा होगा उतना ज्यादा रेस्पिरेशन होगा, क्योंकि इसके ऊपर एक पार्टिकल पाया जाता है। देखिए इसके ऊपर, क्रिस्टा के ऊपर, इसको बोलते हैं F0 F1 पार्टिकल। ये क्या है? ये जो आपको दिख रहा है ना, दिस इज द F0 F1 पार्टिकल। अब ये अभी नहीं पढ़ना। F1 F1 पार्टिकल कब करता है? वर्क इन रिस्पिरेशन, रिस्पिरेशन में ये वर्क करेगा। क्लियर है? ये पढ़ाएंगे, इसके बारे में टेंशन लेना नहीं है, पढ़ना है रेस्पिरेशन चैप्टर में। तो ये पूरा आपका टॉपिक देखोगे यहाँ पे, ये आपका पूरा टॉपिक कहानी यहाँ पे खत्म हो गया है। देख रहे ना, माइटोकॉन्ड्रिया इज द साइट ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन। यहाँ पे 2 आउटर मेम्ब्रेन कंटीन्यूअस लिमिटिंग बाउंड्री है। क्रिस्टा बता दिए, मैट्रिक्स बता दिए। देखो प्रोटीन सिंथेसिस से आरएनए रखा हुआ है, राइबोसोम रखा हुआ है मैट्रिक्स के अंदर, ठीक है। और ये बैक्टीरिया, जैसे आपको पता है बैक्टीरिया डिवाइड करता है बाइनरी फ्यूजन के थ्रू, उसी तरीके से माइटोकॉन्ड्रिया भी क्या करता है? डिवाइड करता है। तो हम लिख सकते हैं माइटोकॉन्ड्रिया डिवाइड्स वाया ए प्रोसेस कॉल्ड बाइनरी फ्यूजन। को कहा गया था बैक्टीरिया बाइनरी फ्यूजन के द्वारा 1 से 2 हो जाता है, तो माइटोकॉन्ड्रिया भी लगता है कि हम डिवाइड कर जाए तो 1 से क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। क्या सेल की तरह से नहीं काम कर रहा है एकदम सेम टू सेम? इसीलिए सेल था एक जमाने में, अब इसको बोलते हैं सेल विद इन सेल थ्योरी। तो ये आपको पढ़ा दिया गया है। चलिए इसका फोटो ले लीजिए, आपका ये टॉपिक क्लोज। अगले क्लासेस में हमको लगता है कि 2 घंटे क्लासेस ले लेंगे तो ये चैप्टर क्लोज हो जाएगा। 2 घंटे की क्लासेस और बची हुई है। प्लास्टिड बचा हुआ है, क्योंकि देखो, क्योंकि आपको राइबोसोम हम पढ़ा चुके हैं, साइटोस्केलेटन पढ़ा चुके हैं, हमको बस ओनली पढ़ाना है प्लास्टिड, और फिर उसके बाद आ जाएंगे सिलिया फ्लैजेला, और उसके बाद आ जाएगा न्यूक्लियस एंड यहाँ। तो देखा जाए तो 2 क्लास है 1 घंटे की, और 2 घंटे की 1 क्लास, ठीक है। 2 घंटे क्लासेस ले लेंगे, एक दिन खत्म हो जाएगा। क्लियर? थैंक यू।